नमस्कार, मैं डॉक्टर अपूर्व पौराणिक, न्यूरोलॉजिस्ट, इंदौर, न्यूरोज्ञान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। इस श्रृंखला का शीर्षक है न्यूरोज्ञान कहानियाँ। कौन सी कहानियाँ? न्यूरोलॉजिकल बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों के जीवन अनुभव पर आधारित कुछ कहानियाँ। इन कहानियों के माध्यम से मैं थोड़ा बहुत मनोरंजन कर पाऊँ, ऐसी इच्छा है, और उसके साथ साथ अपने श्रोताओं के मन में न्यूरोलॉजिकल बीमारियों के बारे में थोड़ा सा ज्ञान बढ़ा पाऊँ, यह भी उसका उद्देश्य है। और एक और उद्देश्य है, नाना प्रकार की न्यूरोलॉजिकल बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों के प्रति लोगों के मन में समझ, सहानुभूति, आदर, सम्मान की भावना को जागृत कर पाऊँ। इसी उद्देश्य से अनेक कहानियाँ लिखी गई हैं, और उनमें से एक कहानी है लड़की आंख मारे। कहानी सुनते सुनते आपको मालूम पड़ेगा कि यह कौन सी न्यूरोलॉजिकल बीमारी से संबंधित है। प्रथम वर्ष की छात्रा विभा की ख्याति कॉलेज में जल्दी फैल गई थी। बेहद सुंदर थी, अमीर घराने की थी, एक से एक उम्दा कपड़े पहनती, उसका ड्रेसिंग सेंस गजब का था। मोटरसाइकिल पर आती थी, अंग्रेजी पर गजब का अधिकार था, और तो और प्रोफेसर साहब से उन्हीं के बौद्धिक स्तर पर चर्चा करती थी। डिबेट में फर्राटेदार इंग्लिश बोलती, जो आधों के तो सिर के ऊपर से जाती थी। लेकिन सबको एक चीज अखरती थी, विभा फ्रेंडली नहीं थी। कुछ लड़कियों से उसकी ठीक ठाक मित्रता थी, लेकिन लड़कों को भाव नहीं देती थी, न देखती न नजरें मिलाती। जरूरत पूर्ति काम से काम की बात करती, मुस्कुराना तो भूल जाओ। सब कहते घमंडी है, रूप का घमंड, धन का घमंड, बुद्धि का घमंड। और फिर कुछ बच्चे अंगूर खट्टे हैं के अंदाज में खुद को सांत्वना देते, खिसकी हुई है, किसी के साथ इसकी कभी न निभेगी, शायद लेस्बियन है। फिलहाल विभा कुछ दिनों से नोटिस करने लगी थी कि कभी कभी उसकी दाईं आंख फड़कती है। आंख का फड़कना तो सबको होता है, सामान्य बात है। एक दो पल रहता है, गाहे बगाहे लंबे लंबे अंतराल पर आता है, कभी जल्दी आता है, ठीक हो जाता है। यदि ज्यादा फड़कने लगे तो फिर ध्यान जाता है कि आंख क्यों फड़क रही है, पता नहीं क्या कारण है, कोई बीमारी तो नहीं है। डॉक्टर के पास जाने का सोचे उस बीच में बंद भी हो जाता है। डॉक्टर के पास जाओ तो प्राय वो कहते हैं कि इसके लिए पास आने की तो कोई जरूरत नहीं थी। वैसे आम बोलचाल में और साहित्य में आंख का फड़कना और बाह का फड़कने को लेकर शुभ और अशुभ शगुन वाले अनेक विश्वास, अंधविश्वास प्रचलित हैं, और हम जानते हैं कि इन बातों का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। आनंद व साहित्य की दृष्टि से चर्चा करें तो बात अलग है। विभा और उसके माता पिता तो पक्के तर्कवादी थे, उन्होंने तो इस दिशा में कभी सोचा ही नहीं। लेकिन दाईं आंख की फड़कन बढ़ती जा रही थी। रोज होती, जल्दी आती, देर तक बनी रहती, बीच बीच में कुछ घंटों के लिए बंद हो जाती। कुछ समझ में नहीं आता कि किन कारणों से बढ़ती थी या कम होती थी, उसकी मनमर्जी। नींद का तो पता नहीं, वैसे माँ ने बाद में बताया कि नींद में भी होता है, पर कम तीव्रता और कम आवृत्ति से। आमतौर पर यह आंख का फड़कना 1 सेकंड से भी कम समय रहता है, लेकिन विभा की पलक अब अनेक सेकंड्स तक संकुचित रहती, आंख छोटी हो जाती, फिर धीरे से खुलती, और जब जोर की फड़कन होती तो पलक पूरी तरह से बंद होकर कसकर खिंच जाती। कुछ घरेलू उपाय किए, तेल की मालिश करी, गरम भाप से भींगे हुए तौलिए से दिन में अनेक बार सेक किया, कभी बर्फीले ठंडे आइस पैक से चेहरे को दबा कर रखा। फैमिली डॉक्टर ने कुछ विटामिन की गोलियां और आई ड्रॉप्स दिए, किसी से कोई लाभ नहीं हुआ। मेकअप करते समय विभा का ध्यान अब जाने लगा था कि आंख के फड़कने के साथ चेहरे का दायां कोना भी थोड़ा खिंच जाता है, दाएं गाल पर खिंचाव महसूस होता है। धीरे धीरे ज्यादा लोगों का ध्यान विभा के चेहरे पर जाने लगा। यूं भी
पहले ही कौन कम जाता था। संकोची विभा का संकोच दोगुना हो गया। लोगों के बीच बैठना जाना कम होता चला गया। एक दिन एक सहेली ने अलग से ले जाकर फुसफुसा कर पूछा, क्यों रे विभा, मैंने सुना कि शंकर बड़ा गदगद है कि तूने उसकी तरफ देखकर मुस्कुराई और आंख मारी। मेरे को तो नहीं लगता कि तेरे को शंकर में कोई इंटरेस्ट है, वो लंबू तो महाबोर है। विभा बोली, मैं और आंख मारूं और वो भी शंकर को? कभी नहीं। तभी सहेली बोली, तेरे चेहरे पे कुछ होता है, शायद तू जानबूझ के नहीं कर रही, पर देखने में तो ऐसे ही लगता है कि तूने आंख मारी। एक क्षमा के अनेक दीवाने हो सकते हैं। अगले एक सप्ताह में अपने आप को स्मार्ट और हीरो समझने वाले 3 छोकरों ने अपनी प्रतिभा और हुनर के साथ विभा को इम्प्रेस करने की और फ्लर्ट करने की कोशिश करी। तीनों ने जमकर धुतकार पाई। वो परेशान थे, इशारा तो करती पर झिड़कती भी है। इसी बीच में विभा ने राहत की सांस ली कि वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए 1 महीने की छुट्टियां हो गई। माता पिता के साथ न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर संचेती को दिखाने के लिए पहुंची। डॉक्टर के लिए तो डायग्नोसिस आसान था। बीमारी का नाम बताया, हेमीफेशियल स्पाज्म। स्पाज्म का अर्थ है मांसपेशियों में अचानक स्वतः अनैच्छिक संकुचन। हिंदी पर्यायवाची हुए ऐंठन, मरोड़, संकुचन, फड़कन, आधे चेहरे की ऐंठन। ये कोई गंभीर रोग नहीं है, कोई खतरा नहीं है, डॉक्टर ने कहा। विभा की मां ने आपत्ति ली, कैसे कह सकते हो कि गंभीर रोग नहीं है? डॉक्टर साहब, मेरी बेटी का घर से निकलना बंद हो गया है, दिन रात चेहरे को दबाकर छिपकर बैठी रहती है या कांच में देखकर रोती रहती है, दुनिया भर में हंसी उड़ रही है, मजनू टाइप के लड़के गलत अर्थ लगा रहे हैं। डॉक्टर राजेश ने माना कि हाँ, इस रूप में समस्या विकट है। जब मैंने कहा कि यह गंभीर रोग नहीं है तो उसका अर्थ केवल इतना था कि शेष शारीरिक स्वास्थ्य या जीवन के लिए कोई खतरा नहीं है। डॉक्टर संचेती ने अगले 2 सप्ताह के लिए कुछ दवाइयां लिखी, जिनसे नर्व या नाड़ी और मस्तिष्क के कुछ भागों की उद्दीपनशीलता, एक्साइटेबिलिटी, उद्दीपनशीलता कम कर सकते हैं, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। अंततः बोटॉक्स इंजेक्शन लगाए गए, जिसके बारे में डॉक्टर साहब पहली बार में ही कह चुके थे, लेकिन शुरू में घर वाले तैयार नहीं हुए थे। जैसा कि प्रायः होता है, घर वालों ने अनुरोध किया कि इतने बड़े निर्णय पर पहुंचने के पहले क्यों न थोड़े दिन दवाइयां लेकर देखा जाए। इस बीच में ब्रेन का MRI स्कैन कराया गया, उसमें कोई खास खराबी नजर नहीं आई। डॉक्टर राजेश ने कहा कि चेहरे की मांसपेशियां, फेशियल मसल्स को कंट्रोल करने वाली 7वें नंबर की क्रेनियल नर्व के तंतु अर्थात एक्सॉन में कोई बड़ी सूक्ष्म पैथोलॉजी विकृति आई है, जो MRI में भी नजर नहीं आती, लेकिन उस पैथोलॉजी के कारण 7वें नंबर की क्रेनियल नाड़ी में अति उद्दीपनशीलता, एक्साइटेबिलिटी पैदा हो रही है। बोटॉक्स नाम का इंजेक्शन एक खास प्रकार के बैक्टीरिया से प्राप्त होता है। उस बैक्टीरिया का नाम है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनियम, और यह बैक्टीरिया एनारोबिक होता है, ऑक्सीजन विहीन वातावरण में पनपता है, ऑक्सीजन की मौजूदगी में मर जाता है। तो इस तरह के बैक्टीरिया को एनारोबिक बैक्टीरिया कहते हैं, और इनसे एक खास तरह का जहर बनता है जो बहुत ही घातक और मारक होता है। कुछ ही मिलीग्राम की मात्रा एक इंसान का जीवन खत्म कर सकती है। डब्बा बंद नॉनवेज भोजन जैसे कि टूना मछली, अपने देश में उनका चलन कम होता है, वो अगर कभी दूषित हो जाए तो एक फूड पॉइजनिंग का केस बनता है बॉटुलिज्म के कारण। इस बैक्टीरिया को, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनियम को प्रयोगशाला में विशेष रूप से निर्मित ऑक्सीजन विहीन वातावरण में रखकर पैदा करते हैं, और उससे प्राप्त विष या टॉक्सिन को बोटॉक्स इंजेक्शन के रूप में काम में लाते हैं, और यह विष मांसपेशियों को शिथिल कर देता है जहां जहां उसका इंजेक्शन लगाया जाए। विभा के चेहरे के दाएं भाग में कुछ मांसपेशियों को चुना गया, जिनके बारे में साफ नजर आ रहा था कि ये मांसपेशियां उचक उचक के बिना कारण के संकुचन कर रही हैं और चेहरे पर ऐंठन पैदा कर रही हैं। बोटॉक्स इंजेक्शन लगाने वाले डॉक्टर्स को अपना एनाटॉमी अर्थात शरीर रचना विज्ञान, एनाटॉमी का पाठ जो MBBS के प्रथम वर्ष के बाद प्रायः डॉक्टर लोग भूल जाते हैं, फिर से रिवाइज करना पड़ता है।
बोटॉक्स इंजेक्शन की सूक्ष्म मात्रा एक महीन महीन सिरिंज, जिसे कि डायबिटीज में इंसुलिन के लिए लेते हैं, उसमें भरते हैं। बारीक सी छोटी सी नीडल के द्वारा सटीक रूप से उन चुनी हुई मांसपेशियों के चुने हुए बिंदुओं पर उस बोटुलिनियम विष को लगा देते हैं और उस मांसपेशी के हजारों तंतु, मसल फाइबर और उनको संचालित करने वाली जो नर्व या नाड़ी है, वो उस मांसपेशी में आंशिक पैरालिसिस कर देती, पूरा नहीं। उसमें कामकाज करने की ताकत तो मांसपेशी में बनी रहती है, लेकिन ज्यादा करंट आने से उन मसल्स में जो एक्स्ट्रा हरकतें हो रही थी वो दब जाती हैं। पूरी तरह से तो नहीं, आंशिक रूप से, हमेशा के लिए तो नहीं, कुछ सप्ताहों के लिए, लगभग 3 महीना। विभा को अच्छा फायदा हुआ। इस इंजेक्शन से, बोटॉक्स से कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं, कभी दर्द, कभी एलर्जी, जो कि 2-4 दिन में ठीक हो जाते हैं। कभी कभी इंजेक्शन का डोज थोड़ा ज्यादा हो जाए तो मांसपेशी जरा ज्यादा ही पैरालाइज, ज्यादा ही वीक हो जाती है, शिथिल हो जाती है। उस स्थिति में वो इंसान अपने चेहरे की आंख को कस के बंद नहीं कर पाएगा, आंख से पानी टपक सकता है, होंठ से पानी टपक सकता है, लेकिन ये वीकनेस भी मांसपेशी की थोड़े दिनों में ठीक हो जाती है। 3-4 महीने के बाद बोटॉक्स का असर कम होने लगता है और वो फड़कन, वो ऐंठन फिर लौटने लगती है। मरीज हमसे पूछते हैं, कोई स्थायी इलाज नहीं है? डॉक्टर, नहीं है। मरीज, क्या बार बार इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा? क्या उसकी आदत नहीं पड़ जाएगी? क्या हम उस पर हमेशा के लिए डिपेंड नहीं हो जाएंगे? अब क्या करें? ये बात भी सही है कि समय के साथ पहले जैसा फायदा नहीं होता। शुरू में इस इंजेक्शन का अधिक लाभ होता था, लेकिन हम मरीजों को समझाते हैं कि इसको हम आदत पड़ना नहीं कहते, ये एक जरूरत है। डायबिटीज के मरीज को यदि रोज इंसुलिन इंजेक्शन लगाना पड़े तो क्या हम उसको आदत बोलेंगे? क्या हम उसको लत बोलेंगे? ये तो वैसे ही हुआ जैसे रोज रोटी खाना। तो यदि 3 महीने बाद बोटॉक्स का इंजेक्शन पुनः लगवाना पड़े तो कोई बात नहीं, उसको आदत पड़ना थोड़ा ना कहेंगे, वो जरूरत कहलाएगा। और रोग बढ़ेगा थोड़ी, उतना ही रहेगा, बढ़ेगा नहीं। 2 साल के बाद विभा की पढ़ाई पूरी हो गई थी। बोटॉक्स के इंजेक्शन समय समय पर लगते रहे थे। शादी के लिए बातचीत चल रही थी। सामने वाले पक्ष को चेहरे की ऐंठन के रोग के बारे में बताया गया और इलाज के बारे में बताया गया। लड़के के बाप बिदक गए, लेकिन लड़के की माँ और लड़के को विभा और उनका घर बहुत मन भा गए थे। उन्होंने सोचा, एक और डॉक्टर को दिखाते हैं। एक नया MRI स्कैन बेहतर मशीन पर करवाया गया, जिसका चुंबक ज्यादा शक्तिशाली था, 3 टेस्ला शक्ति का। पुराना स्कैन 0.5 टेस्ला चुंबक का था। रिपोर्ट में आया कि मस्तिष्क के भीतर दाईं तरफ की फेशियल नाड़ी 7वें नंबर के क्रेनियल नर्व के साथ एक बारीक सी धमनी लिपटी हुई है। तो ये जो नाड़ियां या नर्व्स होती हैं और जो धमनियां होती हैं, उनकी अनेक शाखाएं और उनका जाल हमारे पूरे शरीर में व्याप्त रहता है। और एक आर्टरी और एक नर्व का आपस में एक दूसरे को छूना या सटकर चिपक कर रहना या लिपट कर कुछ देर तक साथ में चलना संयोग की बात है, और जिसके कि कोई दुष्परिणाम नहीं होते। नर्वस सिस्टम की बात अलग है, तंत्रिका तंत्र की बात अलग है। वो ठहरा शरीर का सबसे नाजुक अंग। उसके अरबों तंतुओं में बिजली प्रवाहमान सदैव रहती है। बिजली के तार को सिर्फ हौले से छूकर उसे छेड़ो तो उसमें तड़तड़ी उठती है। यही फेशियल नर्व के साथ होता है। 7वें नंबर के क्रेनियल नर्व जो ब्रेन से निकलकर हमारे चेहरे की मांसपेशियों को चलायमान करती है। तो उस नाड़ी में के साथ सटी हुई आर्टरी या धमनी में हर सेकंड एक पल्स वेव आती है, क्योंकि जब दिल धड़कता है तो उस धमनी में वेव आती, तरंग आती है, और बार बार उस तरंग का कारण पास में चिपकी हुई नाड़ी के हजारों तंतुओं में से कुछ तंतुओं की उद्दीपनशीलता बढ़ जाती है। सुलगते सुलगते ये आग उस नाड़ी के दूसरे तंतुओं में फैलती है और उनकी तासीर, उनकी प्रवृत्ति को बदल देती है। न्यूरोसर्जन द्वारा खोपड़ी को खोलकर ऑपरेशन किया गया विभा का। नाड़ी अर्थात नर्व और धमनी अर्थात आर्टरी जब चिपके हुए थे उनको अलग करके बीच में थोड़ा सा नरम टिश्यू रख दिया और इस तरह से न्यूरोवास्कुलर कन्फ्लिक्ट दूर कर दिया गया। हेमीफेशियल स्पाज्म क्योर हो गया। शादी के 1 साल बाद विभा अपने पति के साथ इंटरनेशनल एयरपोर्ट के डिपार्चर लाउंज में बैठी थी सिडनी जाने के लिए। तभी एक युगल पास आया। पुरुष बोला, मुझे पहचाना? विभा शर्माई, अरे शंकर तुम हो, कहाँ जा रहे हो?
दोनों दंपतियों में परिचय करवाया गया। शंकर ने कहा, मैं सिएटल जा रहा हूँ। माइक्रोसॉफ्ट के हेडक्वार्टर्स में सीनियर एनालिस्ट का पद मिला है। फिर धीरे से थोड़ा सा गंभीर होकर विभा से शंकर ने कहा, मैं वर्षों से माफी मांगने की सोचता रहा हूँ। उस समय मैंने जरा ज्यादा ही। विभा ने उसे रोक दिया। विभा पहले जैसी नहीं थी। शादी के बाद खुली खुली और बिंदास हो गई थी। लड़के सोचते हैं कि ऐसा पहले क्यों ना होता। विभा के चेहरे पर मस्ती भरी मुस्कान थी। उसके पति को भी शंकर वाली बात पता थी। फाइनल बोर्डिंग अनाउंसमेंट हो चुका था। विभा ने शंकर की ओर देखकर हल्के से आंख मारी और डिपार्चर गेट की तरफ बढ़ गई। न्यूरोलॉजी की विभिन्न बीमारियों के बारे में जानने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। न्यूरो ज्ञान भी समाधान भी।